नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम भारतीय समाज की दूसरी यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप चाहे तो जो ये प्रश्न आपकी सीरीज में हैं उनमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने टेलीग्राम पे बता दिए हैं, तो डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। या आप चाहते हैं कि मुझे अच्छे प्रकार से पढ़ के जाना है, जो आप बताएंगे वो जल्दी याद हो जाता है, तो वो आप इसके लिए पूरा वीडियो देख लीजिए। आपको केवल वीडियो देखते ही चीज़ें याद हो जाएगी, फिर आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अथाह सागर में से जो काम की चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उनको ही समझना है। हर चीज़ को याद करना संभव नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट बना के हम पेपर देने जा सकते हैं। तो 15 अंक की हम पहली यूनिट पढ़ चुके हैं और 15 अंक वाली यह दूसरी यूनिट पढ़ रहे हैं, तो 30 अंक में आसानी से पास हो जाओगे। फिर इसके अलावा दो कोई भी यूनिट आप अपने मन से पढ़ के जाइएगा, कोई इस पेपर में आपको फेल करने वाला नहीं है। तो दो यूनिट में 30 अंक आसानी से अर्जित किए जा सकते हैं। तो समझते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, गीता के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण का मुख्य आधार क्या है? जो भगवत गीता है, जो महाभारत का एक पार्ट है, उसमें 4 वर्णों को समाज के अंदर बताया गया है और उनको वर्णों का आधार व्यक्ति न होकर व्यक्ति के गुण हैं। यानी कि वह 4 वर्ग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो मानता है, किंतु उनको कर्म के आधार पे मानता है, उनको व्यक्तिवाचक व्यक्ति के हिसाब से नहीं मानता है। जैसे कोई व्यक्ति है, ब्राह्मण व्यक्ति हैं, अगर ब्राह्मण व्यक्ति के कर्म ब्राह्मण जैसे न होकर किसी क्षत्रिय जैसे कि वह एक वीर योद्धा बन गया है, तो फिर वो ब्राह्मण नहीं रहेगा, वो अपने कर्म के आधार पर क्षत्रियता को ग्रहण कर लेगा। या वो समाज की सेवा कर रहा है या कुछ व्यापार वगैरह कर रहा है, तो वो वैश्य धारण रूप धारण करेगा। और यदि वह समाज सेवा में दूसरे कार्य करता है, जैसे खेती बाड़ी करने का काम, सेवा सेक्टर में काम कर रहा है, तो फिर वो शूद्र की कैटेगरी में माना जाएगा। तो यहाँ जाति में जन्म लेने से कोई तात्पर्य नहीं है, यहाँ कर्म का तात्पर्य है, ऐसा हमारे गीता में कहा भी गया है। और गीता में एक डायलॉग आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म हेतु फलुर्भु माँ ते संगोष्ठ कर्मणि। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कर्म की प्रधानता है, वहाँ जन्म लेने की प्रधानता नहीं है कि जन्म के आधार पे आपको भेदभाव किया जाए। फिर अगला है, शिक्षा सामाजिक विकास की सीढ़ी है। समाज में अगर अच्छा विकास करना है, सामाजिक प्रतिष्ठा रखनी है, सामाजिक स्थिति अच्छी रखनी है, तो शिक्षा जरूरी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शिक्षा और समाज में गहरा संबंध है। एक और शिक्षा परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो लेके जा रही है, संस्कृति को बनाए रख रही है। दूसरी ओर उस परिस्थिति की जो परिवर्तन है उनको भी अनुकूल बनाती है, यानी कि परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को किस प्रकार से ढलना चाहिए, उस चीज़ का ज्ञान भी यह शिक्षा ही प्रोवाइड करवा रही है। और शिक्षा परिवर्तन और विकास को आगे लेकर चलती हैं। जो परिवर्तन होते हैं उनको भी समझने में सहायक है, और जो विकास हो रहा है उसके अनुरूप क्या चीज़ें हो और क्या न हो, ये शिक्षा से ही व्यक्ति को पता लगता है, और ये समाज का आधार है। फिर समझते हैं अगला कि जाति और वर्ण क्या है। देखिए, ये बड़ा प्रश्न आए तो 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है, इसको अच्छे से समझ जाइए क्या क्या पॉइंट से आपको याद करना है। जैसे कि जो जाति शब्द हैं वो अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और ये जो कास्ट शब्द हैं वह आपके पुर्तगाली शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कोई नस्ल या किसी प्रजाति से है। तो नस्ल या प्रजाति जो हैं वह कास्टा हैं, और यह एक पुर्तगाली शब्द है जो अंग्रेजी में कास्ट नाम से लिया जाता है, और कास्ट को अगर हिंदी में कहते हैं जाति। तो इस अनुसार हम कह सकते हैं कि जाति प्रणाली प्रजाति है या जन्म के आधार पे होती हैं, यानी कि जो नस्ल हैं वो जन्म के आधार पे देखी जाती हैं। जाति एक ऐसा बंद वर्ग माना जाता है जो प्रमुख रूप से भारतवर्ष में ही पाया जाता है। ये जो जाति वाली सिस्टम है वो भारत में ही पाया जाता है। सदस्यता से जन्म निश्चित होने के कारण मानव मात्र में ऊंच नीच की दीवार खड़ी हो जाती है, कि जन्म लेने की वजह से ही किसी को नस्लीय भेदभाव किया जाता है, तो ये जातीय भेदभाव होता है। अब हम समझते हैं वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या है। वर्ण जो है इसका अर्थ होता है चुनाव करने से, कि जैसे अभी हमने गीता में देखा था कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण है, ये वर्ण है। यानी कि जो आप कर्म कर रहे हैं उस आधार पे चुनाव किया जाएगा कि आपको कौन से वर्ण में रखा जाए, तो आपका वर्ण आपके चुनाव को बताता है। तो व्यक्ति कर्म और स्वभाव के आधार पे वर्ण का चुनाव करता है, जन्म लेने के आधार पे नहीं करता है। तो जाति तो जन्म से डिसाइड हो रही है, कि नस्ल कहाँ से डिसाइड हो रही है, जन्म लेने से। तो जन्म लेने से ऊंच नीच माना जाए तो यह तो जाति में होगा, जबकि वर्ण कार्य के या व्यवसाय के चुनाव से संबंधित हैं। अब हम समझते हैं आगे इनमें विशेष रूप से क्या क्या अंतर हैं। जैसे कि वर्ण गुणों को दर्शाता है, जबकि गुण और कर्म के आधार पे, जबकि जाति जन्म के आधार पे मानी जाती है। किसी को छोटा बड़ा कहना ये उसकी जाति या उसके जन्म होने पे बेसिस है, जबकि वर्ण तो
उसका व्यक्ति के गुण और कर्म के देख के किया जाता है। तो वर्ण व्यवस्था वैसी नहीं है जैसा समझा गया है। उस वर्ण व्यवस्था को अगर आप जाति व्यवस्था कहो तो ये अच्छा है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के नाम पे बुरी मानी जाती है, जबकि वर्ण व्यवस्था अलग है। वर्ण कर्म के आधार पर देखा जा रहा है। वर्ण की संख्या जाति से कम है, क्योंकि वर्ण तो 4 ही हैं, पर आपके जातियां तो कितनी सारी हो चुकी हैं। लेकिन नस्लीय जो भेदभाव हैं वो जातिवाद से हैं, और जातिवाद जन्म पे के आधार पे किया जाता है। अगला है वर्ण जाति की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। वर्ण का अस्तित्व कई सदियों पहले वैदिक धर्म से या उससे भी पहले का है, जबकि जातिवाद का जन्म तो मनुष्य ने अपने समाज में प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए किया है, अपने अंदर से किया है। अगला है वर्ण जाति की अपेक्षा लचीली व्यवस्था है। क्यों है? क्योंकि यहाँ शिफ्टिंग चलती रहती है। वर्ग जो वर्ण जो है बदलता रहता है। व्यक्ति अपने कर्म के आधार पे अपने वर्ण का चुनाव कर सकता है, किंतु जाति व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है। जैसे हमारे इसमें बताया जाता है कि परशुराम जो जन्म से ब्राह्मण थे और बाद में वह एक क्षत्रिय बन गए, क्योंकि क्षत्रियों के समान उनको क्रोध आता है, उन्होंने कई सारे युद्धों में भाग लिया है, तो यह क्षत्रिय बन गए। तो ये फिर एक हम ये कह सकते हैं कि उनका वर्ण शिफ्ट हो गया है। वर्ण का मतलब उनका कार्य चुनाव शिफ्ट हो चुका है, जबकि जन्म के आधार पर देखा जाता तो वह ये काम नहीं कर पाते। तो जाति ये है कि जो लचीली व्यवस्था नहीं है, और वर्ण अधिक लचीली व्यवस्था है। वर्ण में खान पान, विवाह, सामाजिक सहवास ऐसी चीज़ें नहीं होती है, जबकि जाति में खान पान भी विशेष माना जाता है, विवाह विशेष होते हैं, और समाज में किसके साथ रहना है, नहीं रहना है, शादी करनी है, नहीं करनी, ये सब चीज़ें तय की जाती हैं। वर्ण जो होते हैं वो समानता पे आधारित है, जाति पे नहीं है। वर्ण समानता बताता है कि हम अगर 4 चीज़ें देख रहे हैं तो वह 4 चीज़ें मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, वो 4 व्यक्ति हैं, समान व्यक्ति हैं, बस उनके कर्म का चुनाव अलग अलग है, इसलिए हम उनको अलग बता सकते हैं, बल्कि जाति में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। वर्ण कर्तव्यों को बताता है, जबकि जाति खान पान, विवाह करने का या समाज में एक साथ रहने का या क्या संबंध रखा जाएगा वो उनके लिए होती हैं। वर्ण की 2 विशेषताएं क्या हैं, अभी आपको बता दिया। वर्ण कर्तव्य यानी कर्म के विभाजन के आधार पे हैं, और यहाँ विशेषीकरण का मतलब गुणों के आधार पे भी चीज़ें होती हैं। तो अभी आपको मैंने समझा दिया है। अब समझते हैं जाति की मुख्य विशेषता क्या है। जाति की मुख्य विशेषता क्या है? जाति जन्मजात होती हैं। जिस जाति में परिवार में आप जन्म लेते हो वहीं से आपकी जाति डिसाइड होती है। जाति के आधार पे ऊंचा नीचा माना जाता है। जाति विशेष अधिकार को भी दे सकती है, तो विशेष अधिकार छीन भी सकती है। जाति की सदस्यता विवाह के साथ भी डिसाइड होती है। जाति खान पान से भी प्रभावित होती है, क्योंकि सभी जातियों का खान पान एक जैसा नहीं है, सभी व्यक्तियों का खान पान एक जैसा नहीं है, तो उनमें जाति आधार पे अंतर होता है। जाति का व्यवसाय भी निश्चित किया जाता है कि भाई ये जाति के लोग यही काम करेंगे हैं। जाति जो है समान संस्कृति की साझा करती हैं, जैसे एक जाति जो है एक समान कल्चर एक्टिविटी करती हैं। और भारत की कई सारी ऐसी जातियां हैं जो भारत में सामाजिक नियंत्रण और संघर्ष समाधान के लिए उनके अलग ही पंचायतें, यानी कि जैसे हमारी न्यायिक व्यवस्था होती है, संवैधानिक न्यायिक व्यवस्था, उसके जैसे ही समान न्यायिक व्यवस्था भी आपको इन जातियों में देखने को मिलेगी, बट उनको संवैधानिक मान्यता नहीं है। हालांकि उनको संवैधानिक मान्यता नहीं है, जैसे भीलों की अलग से पंचायत होती है, भीलों का घर भी अलग होता है, मीणाओं का घर अलग होता है, जो कोई दूसरे जनजाति है तो उनका भी अलग होता है। तो ये क्या है कि अपने कल्चर के लिए बढ़ाने बचाने के लिए अलग से भी पंचायत वगैरह रखते हैं, ताकि इनकी न्यायिक व्यवस्था इनके अकॉर्डिंग चले। हालांकि उस न्यायिक व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता नहीं मिलती, फिर भी ये ऐसा चलता है। अब हम जानते हैं कि जाति को परिभाषित करें तो क्या होगा। जाति सांस्कृतिक संस्थान है, यानी कल्चरल संस्थान मान सकते हो, जो हजारों वर्ष से भारत के इतिहास में है। और जाति जन्म से डिसाइड होती हैं, और अपने माता पिता से जो बच्चा जन्म ले रहा है वो उसी जाति में माना जाएगा। जाति का चुनाव विषय नहीं हो सकता, यानी कोई कर्म के आधार पर जाति को डिसाइड नहीं करता है। इसलिए हम ये नहीं कर सकते, हम ये चुनाव नहीं कर सकते कि मैं उस जाति में जाऊँ या इस जाति में जाऊँ। आपने जहाँ जन्म लिया है आपकी जाति वहीं से डिसाइड होती है, किंतु जो वर्ण है वह आपके कर्म के आधार पर शिफ्ट हो सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत में जो जनजातियां हैं उनकी प्रमुख विशेषता बताइए। तो भारत में जो जनजातियां हैं उनकी विशेषताओं में सबसे पहली बात तो ये है कि प्रत्येक जाति एक अलग नाम से जानी जाती है, उनका भौगोलिक क्षेत्र अलग होता है, उनकी भाषा या बोली जो है उस क्षेत्र विशेष के हिसाब से अलग हैं, और वो अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं। उनका राजनीतिक संगठन एक है, जैसे आपको मैंने बताया कि वो एक अलग पॉलिटिकल व्यू से देखते हैं, तो उनका एक अलग होगा, उनके पंचायतें अलग होगी, उनके काम करने का तरीका अलग होगा। वो जंगल में रहते हैं तो जंगली उत्पादकों का प्रयोग करते हैं, शिकार करते हैं, और इसी प्रकार वो कृषि का कार्य भी करते हैं। अगला है भारत की अधिकांश जनजातियां हैं वो परंपरागत रूप से प्रकृति
और टोटम की पूजा करती है। टोटम का मतलब उनके देवता। टोटम करते हैं वो उनके देवता और उनकी प्रकृति, जो जैसे कि जल की पूजा कर रहे हैं, वृक्षों की पूजा कर रहे हैं, पशु पक्षियों की पूजा कर रहे हैं, तो ये वो प्रकृति की पूजा करके ही अपना कार्य करते हैं। और एकता की भावना इनमें अधिक पाई जाती है। जो जनजाति होती हैं उनमें अधिक एकता पाई जाती है समाज के अपेक्षा। अब देखते हैं कि समाज जो जनजातियाँ होती हैं उनमें शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं। देखिए, मैं आपको केवल पॉइंट समझा रहा हूँ, मैं एज इट इज़ नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें आपके हिसाब से बता रहा हूँ कि यदि पेपर में ऐसा प्रश्न आए तो आप किस किस प्रकार से लिख के आओगे। तो ये जो जनजातीय बच्चे होते हैं, जो अनुसूचित जनजाति वगैरह से आते हैं, इनके पढ़ाई में पिछड़ने के कारण की प्रमुख समस्याएं हैं। एक तो विद्यालय में प्रवेश भी नहीं कर पाते, क्योंकि आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि यह विद्यालय में प्रवेश तक नहीं ले पा रहे हैं। तो इस हिसाब से ये पिछड़ जाते हैं कि इनके लिए जहाँ एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो शिक्षा ग्रहण करना तो बहुत दूर की बात होती है। दूसरा है शिक्षा जनित समस्याएं। अनुसूचित लोग जो होते हैं वह माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं, पर वो भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो उनमें आगे का स्कोप खत्म हो जाता है, आगे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, तो फिर उनको नौकरी वगैरह नहीं मिल रही। तो ये हैं कि विवाह वगैरह कम उम्र में करवा दी तो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, या जिस समय शिक्षा ग्रहण करवा रहे थे उस समय जो है कोई घरेलू कार्य है का कुछ और कार्य हैं, उस वजह से शिक्षा प्राप्ति में देरी हो गई। तो ये हैं कि समस्या शिक्षा से जुड़ी हुई भी है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। जातिवाद एक समस्या है, कैसे है? तो जातिवाद समस्या इस तरीके से हो जाता है कि एक तो जन्म लेने के आधार पे जाति को माना जाता है, और जब जन्म लेने के आधार पे माना गया है तो जन्म से ही जाति विशेष का एक व्यवसाय डिसाइड कर दिया जाता है भारतीय समाज में कि ये जाति जन्म लेने वाला यही कार्य करेगा। मैं इसे नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अपने मन से बता रहा हूँ कि जो व्यवसाय जिस जन्म से डिसाइड हो गया, तो वो व्यक्ति चाहते हुए भी दूसरा व्यवसाय चुनाव नहीं कर पा रहा है, और दूसरा व्यवसाय चुनाव नहीं कर पाने की वजह से वो आर्थिक संपन्न भी नहीं हो पा रहा है, सामाजिक स्थिति भी अच्छी नहीं हो पा रही है। तो समाज में अच्छी स्थिति या सभी संसाधनों पे बराबर हक नहीं ले पाना, ये सभी एक जातिवाद की समस्या है। जाति विशेष में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग बना दिए जाते हैं, और उच्च वर्ग निम्न वर्ग जाति ने इस प्रकार से डिसाइड कर रखे हैं कि संसाधनों पे अधिक हक उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का हक कम है। तो ये है कि जातिगत व्यवस्था जो जन्म के आधार पे हैं वह संसाधनों पे अधिकार, अवसरों पे अधिकार, इन सभी चीज़ों को गरीब जो वर्ग हैं इनसे छीन रही हैं। तो यह हमारे जातिवाद का एक कार्य है, और इसको आप अच्छे से पढ़ के भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने यहाँ समझा दिया है। और ये पूरा पीडीएफ आपको मैं निःशुल्क टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप उसे अच्छे प्रकार से पढ़ सकते हैं। फिर आप इसके पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं कि इसके प्रमुख कारण हैं अशिक्षा होना, या जो है राजनीतिक चेतना कम होना, या सरकार की योजनाएं कम प्रोवाइड करवाना, या शिक्षक जो हैं बच्चों पे कम ध्यान दे रहे हैं तो शिक्षा देने समस्या, या फिर आर्थिक जो है कमजोरी है। तो ये सभी जातिवाद के प्रमुख कारण माने जाते हैं। भारत में दलितों की शिक्षा का आए तो भी आप जातिवाद का ही लिखें, क्योंकि दलितों के लिए सबसे बड़ी बात है जातिवाद, और जातिवाद के कई कारण हैं अशिक्षा, आर्थिक संपन्नता, सामाजिक समानता न होना, संसाधनों पर कम प्रभाव होना। ये सभी चीज़ें जो हैं ये आपके इसी दलित शिक्षा को प्रभावित करेंगे। दलित वही हैं पिछड़ा हुआ जो समाज में जातिवाद से प्रभावित हो रहा है, तो इनमें ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि दलित चेतना क्या है, और ये किस प्रकार से इसको हम सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम इसके आए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं। अंग्रेजों के आने के साथ आधुनिकता का हमारे भारत में प्रसार हुआ और धर्म का प्रभाव कम पड़ा। दलितों को अपनी स्थिति के बारे में उनको पता लग गया, और उनकी कमजोरी जो है सामने निकल के आई। तो इसी के लिए उस जाति विशेष में दलितों ने अपना जो है कि भाई अधिकार क्या है उसको पाने के लिए जो है उनमें सचेतता आई, और यही सचेतता आज दलित चेतना कहलाती है। और ये कब आई है? ब्रिटिशों के आने के बाद। तो उनमें सांस्कृतिक, शैक्षिक सभी प्रकार के सुधार जो हैं होने लगे हैं कि अगर दलित हैं वो समाज में सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से और पढ़ाई या आर्थिक रूप से अपना अधिकार जानते हैं, अपने कर्तव्यों को जानते हैं, तो यह उनकी दलित चेतना कहलाती है। अब इसके पॉजिटिव परिणाम क्या हैं? तो पहली बात तो ये है कि जो दलित जातियां हैं उनका एक संगठन मजबूत हो चुका है, जो उनके लिए एकजुट होकर कार्य कर रहा है। अगला है स्कूल कॉलेजों में जो पढ़ाई हो रही है उससे वो एकता की भावना की ओर अग्रसर हो रही हैं। आर्थिक रूप से संपन्न होके अच्छे जो है कदम उठा रहे हैं और अपने ही समाज का अधिक उत्थान कर रहे हैं। राजनीतिक समानता होने से जो है उनको सभी को एक समान भावना मिल रही है, और आधुनिक मूल्यों में स्वतंत्रता का इनका सबका अधिकार उनको मिल चुका है संवैधानिक रूप से, तो वह शिक्षा ग्रहण करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर अगला है उनको उनकी गतिशीलता बढ़ी है, उनको अब अवसर मिलने लगे हैं।
तो उनकी पिछड़ापन कम हो रहा है। आधुनिकीकरण के और सामाजिक विकास होने में अब लोग जो हैं जातिगत भेदभाव भूल के, पिछड़ेपन को छोड़ के सभी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोकतंत्र उनको यह सफलता देता है, ये अधिकार दे रहा है कि वह जागरूक होकर अपने लिए उत्थान का कार्य कर सके। फिर अगला है कि यदि नकारात्मक परिणाम देखें तो क्या है? नकारात्मक परिणाम ये होता है कि आर्थिक राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने हेतु जाति स्पर्धा बढ़ गई है, कि जो दलित हैं उनमें भी, जो जाति हैं उनमें भी स्पर्धा बढ़ गई कि कौन सी जाति के लोग ने ज़्यादा प्रति राजनीतिक आर्थिक या संपन्नता ग्रहण कर ली है, और उनमें से जो कुछ पिछड़ी हुई जातियाँ थी वो और पिछड़ गई हैं। जातिवाद में वृद्धि हो रही है और जातीय संघर्ष बढ़ रहा है। लोकतंत्र का विकास होने की अपेक्षा उसमें बाधक बन रही है, क्योंकि यदि हम पिछड़ी जातियों को समाज की मुख्य धारा में ला रहे हैं तो लोकतांत्रिक धारणा तो रख रहे हैं, किंतु वही लोकतांत्रिक धारणा अब उन पिछड़ी जातियों में से भी कुछ जातियां आगे आकर संसाधनों पे हक जमा रही है और दूसरी जातियां पिछड़ गई, तो यहाँ चीज़ें जो है निकल रही हैं। और नक्सलवाद जो है जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में जो है काफ़ी बढ़ चुका है। ये लोग आतंकवादियों की तरह घुसपैठ करके या जो है समाज के सामान्य वर्गों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी लूटपाट कर रहे हैं, तो नकारात्मक परिणाम भी आ रहा है। मूल्यांकन ये कह सकते हैं कि नेगेटिविटी थोड़ा कम है, पॉजिटिव बातें ज़्यादा निकल के आ रही हैं। और समाज में जो दलित चेतना है इससे प्रभाव ये पड़ रहा है कि अब दलित अपने हक अधिकार कर्तव्य उनको जानने लग गए हैं। अगर उनके अधिकार छीने जाते हैं तो वो संवैधानिक रूप से जो है उनको प्राप्त कर सकते हैं और अपराधी को सजा दिलवा सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि दलित चेतना ये है। जाति और जनजाति के प्रति भेदभाव मिटाना है तो क्या सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए? तो सरकार जो है अलग अलग कार्यक्रम लॉन्च करे, जनसाधारण कार्यक्रम, और इनके लिए अलग से जो है प्रावधान रखे, जैसे कि इनको अस्पृश्यता का उन्मूलन करवाया जाए, यानी कि इनमें छूने और न छूने से लेकर इनकी जो भेदभाव किए जाते हैं उनको हटाएं। समाज में जो अन्याय फैल रहा है उनको कम करें। जनसाधारण के लिए जो धार्मिक संस्थानों को जो सुविधाएं हैं वो कम दी जाती है तो उनको भी मिले। जैसे धार्मिक संस्थानों में जैसे गरीब वर्ग को नहीं जाने दिया जाए और पिछड़े पिछड़े व्यक्तियों को नहीं जाने दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो, सब जगह सेम हो। कुएं, तालाब, दुकान, रेस्टोरेंट, हर जगह इनका एक बराबर अधिकार मिले जैसे सामान्य लोगों को हैं। और शैक्षणिक जो संस्थान है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन बढ़ाए, शिक्षा के इनको लाभ दिया जाए, आर्थिक सहयोग इनको मिलना चाहिए। अगर ये पढ़ने में असक्षम है तो इनको समाज में मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार की योजनाएं चले और वो आर्थिक संपन्नता देवें, निःशुल्क शिक्षा इनको देवे, सरकार की सेवाएं और भर्ती में इनको विशेष आरक्षण दे। लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं इनमें भी इनको विशेष योगदान दे, इनके अधिकारियों को जो है आप मुख्य सत्ता में आने देवें। कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद वगैरह इनके लिए जो अलग से बनाना चाहिए। संवैधानिक प्रावधान क्या है? संवैधानिक प्रावधान ये हैं कि सभी जातियों में शिक्षा करवाई जानी चाहिए, छात्रवृत्ति इनको दी जानी चाहिए, नौकरी में आरक्षण देना चाहिए और जो संपत्ति है उस पर अधिकार मिले। आर्थिक और शैक्षणिक हितों में जो है इनको लाभ मिले और इनका हक कोई न छीन सके, इनका शोषण न कर सके। और जो बड़े बड़े संस्थान हैं वहाँ भी आरक्षण बनाकर इनको एक उचित लाभ देना चाहिए। भूमि पर जो अधिकार हैं वो इनको भी दे जैसे और लोगों को हैं। तो ये कार्य संवैधानिक रूप से किए जा सकते हैं। अगला है जनजातीय समुदाय को परिभाषित करते हुए इनकी शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याएं बताना है। तो शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं हैं जातिवाद, मुख्य रूप से वो जो जातिवाद वाला प्रश्न है आप उसे अच्छी प्रकार से याद करें। और जनजातीय समुदाय क्या है कि एक जनजातीय परिवार या परिवारों का एक समूह होता है जिसका नाम एक है और वो एक ही क्षेत्र में निवास करती है, उनकी एक जैसी भाषा, एक जैसी बोलियां हैं और वह एक ही तरीके की चीज़ों का पालन कर रहे हैं और वो चीज़ें कहलाती है जनजातीय समुदाय। अब इसमें समस्याएं क्या आ रही हैं? तो शिक्षा में आर्थिक संपन्नता कम है, क्षेत्र विशेष में सीमित रह चुके हैं और इनकी भाषा बोली को ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है तो वो गलत हैं। इनके संसाधनों पे दूसरे कब्जे कर रहे हैं वो गलत हैं। ये अशिक्षा क्यों कम पा रहे अशिक्षा क्यों है? क्योंकि इनके पास जो है शिक्षा के अवसर नहीं है, आर्थिक संपन्नता नहीं है और इसके अलावा सामाजिक स्टेटस यानी कि सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। और शिक्षा की पहुंच होने के बावजूद भी इनमें जो है सकारात्मकता नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि शिक्षक इनको प्रेरित नहीं करते हैं, इनको छोटी या अछूत मानकर उनको जो है बराबर शिक्षा नहीं दे पा रहे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी शिक्षा में बाधाएं पहुंच रही हैं। तो आप इनके अंदर पॉइंट बना बना के दो दो लाइनें भी लिखेंगे तो आराम से आपके आगे पीछे की मिला के 2-3 पेज भर जाते हैं और यही आपको लिखना है। तो आपको ये दूसरी यूनिट कैसी लगी है? दूसरी यूनिट मैंने आपको समझा दिया है, तो 30 अंक आपको मैंने पढ़ा दिया है और बाकी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। बाकी 4 और यूनिट हैं और 4 यूनिट मिला के आगे जो हैं वह केवल कितने नंबर की हैं? वो 40 नंबर की हैं और ये जो 2 यूनिट थी वो 30 नंबर की थी और पास होने के लिए कितना चाहिए? 28।
तो आपने बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ लिया है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी।